हाय दोस्तों, IQ लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है ROEO का जो टेस्ट पेपर है वो शुरू कर दिया हमने। अपना जो ये टेस्ट पेपर पहले नंबर का टेस्ट पेपर है, इसमें आप यदि 40 क्वेश्चन जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है उसके हटा दोगे तो बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपके RS-PT के भी काम में आएंगे 2023 के PT के अंदर। ठीक है, तो ये अपना टेस्ट मॉडल जो पेपर है पहला, तो देखिए ये फर्स्ट है अपना, क्या है, फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर के अंदर देखिए क्या दे रखा है कि ROEO और RS-PT जो प्री टेस्ट है उसके लिए ये स्पेशल बना है। ठीक है, तो देखिए फिर अपना जो पहला क्वेश्चन आता है वो क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति जो स्थला करती है वो अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है, अरावली श्रृंखला के अंदर स्थित नहीं है। तो नहीं है का ध्यान अपने को स्पेशल रखना पड़ेगा। भोरट के पठार की बात करते हैं तो ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, गोगुंदा जो है उनके दोनों के बीच में जो है आपका भोरट का पठार पड़ता है। लसाड़िया का जो पठार है, तो लसाड़िया का जो पठार देखिए जो अपनी कौन सी झील है, राजसमंद जो झील है, वो कटी पिटी जो क्षेत्र की जो झील है उसके चारों तरफ ये अपनी राजसमंद झील है। ठीक है, इसका जो कटा फटा का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं लसाड़िया का पठार बोलते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है कोटा के अंदर आती हैं और ये एक्चुअली अरावली का हिस्सा नहीं है। और गिरवा पर्वत जो है उदयपुर के अंदर सबसे ऊंचा पर्वत भी है। ठीक है, राजस्थान का। अगला आता है क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का कि अनुप्रस्थ बालुका टीले जो होते हैं, अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो अनुप्रस्थ बालुका जो टीले हैं वो जोधपुर और बाड़मेर के अंदर अनुदैर्ध्य और बरखान पाए जाते हैं। बीकानेर और गंगानगर के अंदर अनुप्रस्थ बालुका टीले पाए जाते हैं। जालौर पाली के अंदर नहीं पाए जाते। चिड़ावा झुंझुनू के अंदर हल्का फुल्का बरखान मिलता है और ये जो है हमारा पर्सनल क्षेत्र है जहां पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये हमारा मूल डिस्ट्रिक्ट है। अगला है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम जो सीमा के अंदर अंतर कितना पूछा है, किलोमीटर में पूछा है। तो हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण की दूरी देखते हैं, वो आती है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की यदि दूरी देखते हैं वो आती है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। दोनों के अंदर अंतर देखेंगे तो 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, 43 किलोमीटर का अंतर है, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो राजस्थान के सर्वोच्च पठार की बात करते हैं तो मेसा का पठार नहीं है, भारत का पठार नहीं है, उड़िया का पठार और हाड़ौती का पठार। तो आपका जो उड़िया का पठार जो है वो क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। 56 का मैदान भाग है, 56 के मैदान भाग है, किसका भाग है 56 का मैदान? तो 56 का मैदान आपको पता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको 56 नदी नाले गांवों के समूह को 56 का मैदान, तो ये माही बेसिन के अंदर आता है। किस में आता है? माही बेसिन के अंदर जो है वो 56 का मैदान का भाग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि बूंदी जिले की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बूंदी जिला जो है उसकी पहाड़ियों को आडा वाला पर्वत कहते हैं। कौन सा पर्वत कहते हैं? आडा वाला पर्वत कहते हैं, आडा वाला पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो गिरवा उदयपुर की है, बगरा है, उदयपुर की डोरा पर्वत है, और ये जो आपका आडा वाला पर्वत जो है ये कहां पड़ता है? बूंदी जिले के अंदर पड़ता है। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है अपना 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित की बात करते हैं, पहाड़ियों की ऊंचाइयां दे रखी हैं, अरावली की चोटियों की ऊंचाइयां। रघुनाथगढ़ अपने को पता है सिक्कर के अंदर आती है, सिक्कर के अंदर आती है, 1055 मीटर ऊंची है, 1055 मीटर ऊंची है। तारागढ़ 873 मीटर ऊंची है, खोदरीबा 920 मीटर ऊंची है और गोगुंदा की 840 मीटर ऊंची है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही तो जो है ये क्या है? सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान के पूर्व से पश्चिम के मध्य समय का कितना अंतर है? तो समय का जो अंतर यदि निकालते हैं तो दोनों के बीच में पूर्व और पश्चिम समय किससे नापा जाता है? देशांतर से, खड़ी वाली रेखा से। और ये जो अक्षांश जो होते हैं ये पड़ी वाली रेखाएं होती हैं पृथ्वी के ऊपर। जो आभासी खड़ी रेखाएं जो होती हैं उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली आभासी रेखाओं को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? अपना देशांतर बोला जाता है। तो कितना अंतर होगा? तो दोनों का यदि अंतर निकालते हैं तो 8.47 का अंतर आता है। अब आपको पता है कि जो इसको कितने से गुणा कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे, 8.47 गुणा 4 कर देंगे, लगभग 8 चौक 32 का तो ये हो जाएगा, आधा लगभग ये हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा।
तो एक्चुअली जो आपका करेक्ट आंसर है वो 34 मिनट का अंतर होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको नेट पे सर्च करोगे तो वहां पे आपको 36 मिनट दिखाया जाएगा, जबकि एक कैलकुलेशन और ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में अपन देखते हैं तो 34 जो मिनट है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वोच्च वर्षा कौन से जिले में होती है? तो यदि क्षेत्र की बात करते हैं तो माउंट आबू हो जाएगा, जिले की बात करते हैं तो झालावाड़ के अंदर होती है। कहां पे होती है? झालावाड़ के। कम की बात करते हैं तो कम क्षेत्र के लिए सम जो है आपका जैसलमेर का वो हो जाएगा, और यदि एक क्षेत्र विशेष की बात करते हैं अधिकतम, यदि क्षेत्र की बात करते हैं क्षेत्र की, है ना, क्षेत्र विशेष की, तो कम की बात करेंगे तो सम में हो जाएगा, ज्यादा की बात करेंगे माउंट आबू में हो जाएगा। जिले की बात करते हैं जिले की तो कम के अंदर जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा की बात करेंगे तो वो ही आपका झालावाड़ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे छोटा दिन किस तारीख को आता है? आपको पता है 21 जून का सबसे बड़ा दिन आता है। राजस्थान जो है उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, तो 21 जून जो है वो क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा दिन आ जाएगा। 22 दिसंबर जो है वो आपका सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध का हो जाएगा, राजस्थान का नहीं, ये पूरी उत्तरी गोलार्ध का हो जाएगा। ठीक है, आगे है निम्न में से कौन सा जिला सुमेलित नहीं है? इसको सुमेलित करना है। BWHW, तो BWHW, ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। BWHW गंगानगर के अंदर है। BSHW जो है, BSHW जो है वो अपना जयपुर के अंदर है। ठीक है, CWG अलवर के अंदर है और AW कोटा के अंदर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित कौन सा नहीं है? जयपुर नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है कि पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई? पिछली सदी की बात कर रहा है, 100 सालों की बात कर रहा है, तो कितनी हुई थी? 1.8 फ़ारेनहाइट हुई थी। कितना हुआ था? 1.8 फ़ारेनहाइट हुआ था। ठीक है, आगे जो अपना क्वेश्चन आता है 13 का, कोपेन का बहुत बार पूछा जाता है कि कोपेन के जलवायु के अनुसार कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? तो कोपेन ने तापमान और वर्षा को माना था ना जलवायु का निर्धारण, तो कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? राजस्थान में AW पाई जाती है, आपको पता ही है। CWG पाई जाती है, ये इस टाइप से, CWG इस टाइप से है। ठीक है, CW पाई जाती है। BSHW है ना, तो BWHW होती है। ठीक है, और आगे BWSW, तो BW जो है, SW जो है वो आपका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, BSHW हो जाएगा, BSHW, और आगे जो है BWHW नहीं होता। ठीक है, आगे है कि थोरनबेट के अनुसार कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो अपना कि थोरनबेट के अनुसार कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो देखिए, CAW पाई जाती है, DAW पाई जाती है, DBW पाई जाती है, CWG किसकी है? CWG जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। तो DBW जो है वो नहीं राजस्थान के अंदर पाई जाती। ठीक है, ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बैराट जो है वो दयाराम साहनी का है। किसका है? बैराट जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहां पे चलती हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां कहां पे चलेंगी? गंगानगर के अंदर। और सबसे कम की बात कर लेते हैं तो वो झालावाड़ के अंदर चलती है। उत्तर के अंदर सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो उसके अंदर देखिए कौन सा नहीं है? बैराट दयाराम साहनी ने खोज की थी। बैराट जो है उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। आहड़ जो है उसकी SP घोष ने की थी। आहड़ की खोज SP घोष ने की थी। कालीबंगा एक घोष अमलानंद घोष ने, और बागोर जो है वो BN मिश्रा ने की थी। तो क्या आ जाएगा? जो कालीबंगा जो है वो अमलानंद घोष जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित का, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित का, जब दयाराम साहनी की बात आती है तो वो बैराट के ऊपर चली जाएगी। कहां पे चली जाएगी? बैराट के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो कौन सी सभ्यता से इनका संबंध रहा है? बैराट की सभ्यता से इनका संबंध रहा है। आगे क्वेश्चन है कि राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध है। तो राजस्थान की बनास जो संस्कृति है उसका संबंध किससे है? बनास संस्कृति का। तो मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इसमें तांबा मिला था। ठीक है, और पूरा पाषाण काल आपका नहीं आएगा। ज्योति हुई कृषि का साक्ष्य, भूमि का साक्ष्य कहां मिला है?
तो जोती हुई जो भूमि है उसका साक्ष्य कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। जो कालीबंगा जो है वहां पे जोते हुए हल का, अग्निकुंड का, जो घरों के अंदर क्या था कि मतलब कच्ची ईंटें थी, उनकी दीवारें थी, घरों के अंदर कुएं बने हुए थे, वो सारे साक्ष्य आपके कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर। नगर की बात करते हैं तो ये सीधा सीधा ध्यान में आना चाहिए कि ये टोंक में है। कहां पे है? टोंक जिले के अंदर अवस्थित है। राजस्थान में किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण कालीन जो उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं? उपकरण की बात करते हैं तो ये बागोर से, भीलवाड़ा से नहीं हुए, भानगढ़ जो है आपका अलवर, वहां से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? बागोर, ये जो आपके भानगढ़ जो है आपका अलवर, वहां से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है 22 का कि निम्न में से कौन चीनी यात्री भारत में भीनमाल की यात्रा की थी? भीनमाल की यात्रा कौन से चीनी यात्री ने की थी? इत्सिंग ने की थी? नहीं की थी, हैनसांग ने किया था। ये हर्षवर्धन के समय में भारत में आए थे, हर्षवर्धन के समय में आए थे, उस टाइम पे वर्धन साम्राज्य था। तो जहान ने नहीं की, सुंगयुग में नहीं की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से स्थल का संबंध मध्य पाषाण कालीन स्थल से रहा है? मध्य पाषाण तो बूढ़ा पुष्कर का, इंद्रगढ़ बूंदी का, है ना, जायल 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 का, डिडवाना, और आगे बागोर का। तो बागोर जो है उसका किससे रहा है? मध्य पाषाण काल से रहा है। मध्य पाषाण काल से किसका रहा है? बागोर का रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, निम्न में से किस स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिला है? हल्का मिट्टी का मॉडल, हल जो है वो मिट्टी का बना हुआ मिला है। हड़प्पा से नहीं मिला, मोहनजोदड़ो से नहीं मिला, बनवाड़ी जो हिसार के अंदर पड़ती है, हरियाणा के अंदर पड़ती है, उसके अंदर मिला है ये। ठीक है, कालीबंगा से नहीं मिला, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की सभ्यता के लिए कहा जाता है कि यह सौंदर्य प्रसाधन का दूसरा नाम है। सौंदर्य प्रसाधन जो है उसका दूसरा नाम है। तो किस सभ्यता के लिए कहा जाता है? आहड़ सभ्यता के लिए नहीं कहा जाता, बैराट के लिए नहीं कहा जाता, कालीबंगा के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? कालीबंगा के लिए। अगला है मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो मत्स्य जनपद जो है उसका उल्लेख जो है 16 महाजनपद हुआ करते थे, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में इस टाइप के उल्लेख हैं। तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते थे? होत्तर बोलते थे। क्या बोलते थे? होत्तर या होताया बोलते थे, होताया बोलते थे। ठीक है, होत्तर या होताया, इसको पढ़ने वाले को गद्य और पद्य दोनों के अंदर लिखा गया है। ठीक है। अगला है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय है। और जैन ग्रंथ की बात करते हैं, जैन की, तो उसका नाम है भगवती सूत्र। कौन सा? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है उसके अंदर बोला गया है कि कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। देश के अंदर उस टाइम पे कितने महाजनपद हुआ करते थे। ये एक नगरीय सभ्यता की बात करते हैं, तो ये दूसरी नगरीय सभ्यता थी। तो 16 महाजनपद उस टाइम पे हुआ करते थे। ठीक है। अगला आता है कि यूनानी कला के सम्मिश्रण से कौन सी कला का जन्म हुआ है? तो यूनानी कला के सम्मिश्रण से कौन सी कला का जन्म हुआ है? गंधार जो है, भारतीय और यूनानी मिलके भारतीय कला प्लस देसी कला भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? देसी कला भी बोलते हैं, प्लस यूनानी जो है, तो ये दोनों मिलके क्या बना लिया था? गंधार कला। अमरावती दक्षिण भारत की थी, मथुरा के अंदर महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाती, द्रविड़ जो था ये दक्षिण भारत की जो कला है उसको बोला जाता है। आगे दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक था। कौन सा था? अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोटन। पोटन या जिसको बोलते हैं पोटली, क्या बोलते हैं? पोटली बोलते हैं, पोटली। ये गोदावरी नदी के तट पे है, गोदावरी नदी के तट पे है। दक्षिण भारत की एकमात्र महाजनपद है अस्मक, जिसकी राजधानी है पोटन या पोटली। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कौन सा स्थल से त्र्यंबक मिले हैं? त्र्यंबक व घुटने पर बैठी हुई स्त्री की मूर्ति मिली है। तो राजस्थान के कौन से स्थल जो है वहां से त्र्यंबक मिला है और घुटने पर बैठी हुई स्त्री जो है उसकी मूर्ति आपको मिली है। नगर टोंक से नहीं मिली। चंद्रावती, चंद्रावती जो है इसकी खोज किसने की थी? कर्नल टोड ने की थी। आपको पता ही है ये सिरोही के अंदर पड़ती है। नलियासर, नलियासर साबर के अंदर है। अस्मक अपन ने ऊपर से उठा लिया। तो चंद्रावती जो है उसके अंदर त्र्यंबक की मूर्ति मिली है और घुटने पर बैठी हुई स्त्री की मूर्ति मिली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है अपना, देखिए 31 नंबर का। 31 नंबर का क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित गिलुंड जो है वो बनास नदी पे, गिलुंड जो है
वो कौन सी नदी पे है? बनास नदी पे है। गणेश्वर है ये कांतली नदी पे है। बालाथल है बेड़च नदी पे है। और बागोर जो है वो कोठारी नदी पे है। तो ये जो बालाथल जो है बेड़च नदी पे बेड़च सभ्यता मिली है। तो बेड़च नदी पे बेड़च सभ्यता मिली है। ठीक है, आगे जो अपना क्वेश्चन आता है कि किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो किसने संविधान प्रस्तावना जो है उसको संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो जो डॉक्टर N.A. पालकीवाला जो है उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। आगे है ठाकुरदास भार्गव हैं, उन्होंने संविधान की कुंजी कहा था। इन्होंने क्या कहा था? कुंजी कहा था। कुंजी इन्होंने कहा था। अर्नेस्ट बार्कर ने भी इसके बारे में बोला और नेहरू ने भी बोला है। प्रस्तावना भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? तो प्रस्तावना की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से जो है वो प्रस्तावना भारतीय संविधान में ली गई है। आगे है डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व में बच्चों के स्वस्थ विकास करना कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? बच्चों में स्वस्थ विकास जो करना है वो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 76 के अंदर जोड़ा गया था। भाग 4 से बाहर नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं? तो सेवाओं में SC/ST के दावे, सही बात है। मातृभाषा में शिक्षा 350 का सही है। 350 हिंदी में शिक्षा, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना 351 के अनुच्छेद में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन मतलब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भाग 4 से बाहर निर्देशक तत्व कौन से हैं? तो ये तीनों हो गए। ये तीनों क्या हो गए? बाहर के हो गए, जो आपके भाग किस में नहीं है? 4 में नहीं है। ठीक है, भाग 4 में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, सभी हो गए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बन जाएगा? नहीं है। तो नहीं है तो इनमें से ये जो आपके सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि केटी शाह ने किसके लिए कहा कि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट होगी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? समान नागरिक संहिता पूछा है, अनुच्छेद 44 के अंदर आता है। मतलब देश के अंदर एकमात्र जो राज्य है गोवा, उसी के अंदर ये लागू है, बाकी किसी राज्य के अंदर ये लागू नहीं है। कृषि व पशुधन की बात करते हैं तो 48 के अंदर आता है, सही है। कार्यपालिका से न्यायपालिका शक्तियां का पृथक्करण अनुच्छेद 50 के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। और अगला है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो ये आपके क्या हो गए? चारों विकल्प जो है वो करेक्ट हो गए, चारों विकल्प आपके करेक्ट हो गए। अगला क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार, मूल अधिकार। तो मूल जो अधिकार हैं किस देश से प्रेरित होकर अपनाए गए हैं? जो अपना फंडामेंटल राइट्स हैं वो किससे अपनाए गए हैं? तो यूएसए से अपनाए गए हैं। किससे अपनाए गए हैं? यूएसए से अपनाए गए हैं। अनुच्छेद 16 में निम्न में से किस आधार पर भेदभाव का उल्लेख नहीं है? किस आधार पर भेदभाव का उल्लेख नहीं है? तो देखिए, धर्म और जाति के आधार पर भी आपके साथ भेदभाव सरकारी नौकरियां, लोक नियोजन के अंदर सरकारी नौकरियों में आपके साथ क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। लिंग और मूल वंश, मूल वंश है ये, लिंग और मूल वंश के आधार पर। अगला जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और भाषा और संस्कृति के आधार पर। तो कौन सा उल्लेख नहीं है? लिंग और मूल वंश का जो है वो इसके अंदर उल्लेख नहीं किया गया है। अगला आता है, अगला जो आता है देखिए, इंदिरा साहनीवाद 1992, इंदिरा साहनीवाद जिसको मंडलवाद भी बोला जाता है, किसकी वकालत नहीं करता? नहीं करता, नहीं करता है। मंडलवाद जो था 1992 के अंदर वो किसकी वकालत नहीं करता? आरक्षण की बात करता है, बिल्कुल कहता है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। क्रीमिलेयर की बात करता है कि जो ओबीसी के कैंडिडेट क्रीमिलेयर से ऊपर हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाए, जो नीचे हैं उनको आरक्षण दिया जाए। अनुच्छेद 16 की जो है वो इसके अंदर बात नहीं की गई है। ठीक है, अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? उपाधियों का अंत आपको पता है, सेना विद्या की उपाधि को छोड़कर आप किसी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते। अस्पृश्यता के अंत की बात करते हैं, अनुच्छेद 17 के अंदर है। ये नागरिक के खिलाफ भी है, नागरिक के खिलाफ भी और सरकार के खिलाफ भी है, दोनों के खिलाफ है। सरकार भी आपके साथ अस्पृश्यता नहीं कर सकती और कोई नागरिक भी एक नागरिक के खिलाफ नहीं कर सकता। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। दोहरे दंड का अधिकार अनुच्छेद 20 के पैरा 2 में ये बात कही गई है। तो आपके चारों करेक्ट जो हैं वो आंसर चारों करेक्ट हो जाएंगे। अगला है 1948 के कारखाना अधिनियम में
किशोर की आयु कितनी बताई गई है? किशोर की आयु कितनी बताई गई है? 14 से 18 वर्ष बताई गई है, 15 से 18 वर्ष बताई गई है, 16 से 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर। 18 वर्ष से जो ऊपर है उसके अंदर 1948 कारखाना अधिनियम में बताया गया कि 18 वर्ष से जो ऊपर है वो किशोर होगा। कौन होगा? किशोर होगा। ठीक है, किशोर की आयु कितनी है? 18 वर्ष से ऊपर बताई गई है। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर किस अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? किस अधिकार पे नहीं, आधार पर, किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी रिपीट करती है इस क्वेश्चन को। सदाचार के आधार पर लगा सकते हैं, स्वास्थ्य के आधार पर लगा सकते हैं, लेकिन धार्मिक आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि यदि आप मंदिर के अंदर जा रहे हो, यदि लोक व्यवस्था वहां की बिगड़ रही है तो आपको रोका जा सकता है। यदि सदाचार की बातें आती हैं तो रोका जा सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो आपको रोका जा सकता है, लेकिन धार्मिक आधार पर आपको रोका नहीं जा सकता। भारत बांग्लादेश भू सीमा समझौता कौन से संविधान संशोधन के बीच में हुआ था? यह मामला स्टार्ट कहां से हुआ था? 1960 के बेरूबाड़ी मामले से। बेरूबाड़ी मामला जो था, बेरूबाड़ी की बात हुई थी 1960 के अंदर, जिसमें बोला गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो वो आपका कौन सा था? 100वां संविधान संशोधन के अंदर और हिस्सा कर लिया, उनको उनका क्षेत्र दे दिया, अपने को उन्होंने दे दिया, दोनों के बीच में शांतिपूर्ण सौहार्द हो गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन से संविधान संशोधन द्वारा घोषित किया गया था? कब किया गया था? 69वें संविधान संशोधन, दिल्ली जो है उसको एनसीआर क्षेत्र किया गया था। एनसीआर क्षेत्र जो था, नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो डिक्लेयर किया गया था। कब किया गया था? 1969 के अंदर किया गया था। अगला है 45 का क्वेश्चन कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करते हैं तो वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसमें 3 चीजें ली गई थी। राष्ट्रपति का पद लिया गया था उस टाइम पे, राष्ट्रगीत लिया गया था और राष्ट्रगान लिया गया था। राष्ट्रगान, ये 3 चीजें जो हैं वो कब ली गई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक के अंदर लिया गया था। आगे है संयुक्त बैठक 108 का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से है वो संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया। आगे अगला क्वेश्चन आता है 47 का। 47 का क्या कह रहा है? निम्न में से किस हस्ती को वर्ष 25 जनवरी 2023 को पद्मश्री की घोषणा की गई और वो राजस्थान निवासी नहीं है? राजस्थान निवासी नहीं है कि राजस्थान के 3 लोगों को पद्मश्री मिला था। किन किन को मिला था? मूलचंद लोढ़ा को मिला था, इनको आदिवासी समाज सुधार के लिए मिला था। आदिवासी समाज सुधार डूंगरपुर से बिलोंग करते हैं। लक्ष्मण सिंह की बात करते हैं तो ये जयपुर से बिलोंग करते हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन, इन दोनों को गजल के लिए मिला था, ये अपने जयपुर से बिलोंग करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इन तीनों को मिला था, ये अपना नाम है भाई। तो अपने को तो मिला नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 48 का। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन कहां हुआ था? तो ये 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का कहां पे हुआ था? पाली के रोहट में हुआ था। कहां पे हुआ था? पाली के रोहट के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होगा क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद ये राजस्थान में हुआ है। अगला है आस्ट्रा। क्या है? आस्ट्रा हिंद जिसको बोलते हैं, या डायरेक्ट आस्ट्रा भी बोल लेते हैं। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच का क्या है? एक युद्धाभ्यास है, एक्सरसाइज है। ये कहां पे हुआ था? बीकानेर के अंदर हुआ था। महाजन जो फील्ड फायरिंग रेंज है, कहां पे हुआ था? महाजन जो फील्ड की फायरिंग रेंज है, फायरिंग रेंज जो है आपकी कहां पे है? बीकानेर के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था? बीकानेर के अंदर हुआ था। अगला है वन संरक्षित क्षेत्र को सुमेलित, वन संरक्षित क्षेत्र जो सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है, तो शाहबाद 12 के अंदर है। शाहबाद जो है वो 12 के अंदर है। बीड़घास पुलिया अभी भीलवाड़ा के अंदर डिक्लेयर किया गया है। बागदरा क्रोकोडाइल जो है वो उदयपुर के अंदर डिक्लेयर किया गया है। और वाडाखेड़ा जो है वो आपका सिरोही में। तो आपके चारों करेक्ट आंसर, चारों के चारों क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अपना अगला क्वेश्चन आता है वेदांता समूह ने बाड़मेर में कौन से तेल भंडार की खोज की है? अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, कौन से की है? दुर्गा की है। किसकी की है? दुर्गा क्षेत्र की खोज की है। बाड़मेर के अंदर किसका है? ये तेल भंडार है। किसने खोज की है? वेदांता समूह ने की है। अच्छा क्वेश्चन है ये।
74वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपको पता है अस्ट्रेल फतेह अल सीसी, ठीक है, अब्दुल है ये, क्या है? अब्दुल फतेह अल सीसी है। अब्दुल फतेह अल सीसी ये कहां के हैं? मिस्र के हैं। तो ये क्या अपने रहे थे? चीफ गेस्ट रहे थे। कब रहे थे? 74वें गणतंत्र दिवस के ऊपर रहे थे। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। राष्ट्रपति भवन जो है उसके अंदर मुगल गार्डन था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान कर दिया। खुशबू उद्यान, भारत गार्डन और किठाना गार्डन ये अपना है जो उपराष्ट्रपति का गांव है, ठीक है। तो अमृत उद्यान जो है वो इसका नाम कर दिया गया है। अगला है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या है? तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या है? आशा है, स्वाति है, पारो है या निशा है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आशा जो है वो किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का पुरुष खिताब किसने जीता था? तो ये नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी ने जीता था। किसने जीता था? नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी ने। तो आपको पता है ये याद करने का सबसे नीचे से ऊपर जाते चाहिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में फ्रांस आ जाएगा, फ्रांस के बाद में ब्रिटेन जिसको विमंडन बोला जाता है, विमंडन बोला जाता है। अगला आ जाता है यूएसए। यदि मैप आप देखते हो तो स्टार्ट सबसे पहले ये होता है, फिर ये और ये, इस टाइप से ये कंटिन्यू चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये सेट करना दे देता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद उससे ऊपर गुजरते हो मैप के अंदर तो फ्रेंच ओपन आएगा, उसके ऊपर और गुजरते हो तो विमंडन जो ब्रिटेन यूके ओपन जिसको बोलते हैं, विमंडन बोलते हैं, और चौथा आपका यूएस ओपन हो जाएगा। तो ये सबसे पहला कौन सा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया ओपन की बातें हो रही है। तो ये यहां से शुरू हुआ है, अगला ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने सऊदी अरब में अल नासर की सदस्यता प्राप्त की है? तो सऊदी अरब की बात करते हैं तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है कि कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उपविजेता कौन रहा है? कतर के अंदर हुआ था फीफा, ठीक है। तो इसके अंदर विजेता कौन रहा था? विजेता अर्जेंटीना रहा था, ठीक है। इन्होंने 2-4 जो प्लेंटी शूट आउट है उसके अंदर हराया था। किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। तो उपविजेता की बात करते हैं फ्रांस है, और यदि विजेता की अर्जेंटीना, तीसरे नंबर पे आपका क्रोएशिया रहा था, चौथे नंबर पे मोरक्को रहा था, ठीक है। आगे आता है कौस्तव चटर्जी का संबंध कौन से खेल से है? तो ये कौस्तव जो चटर्जी हैं उनका संबंध किससे है? शतरंज से है। किससे है? शतरंज से है, ठीक है। अगले नगरपालिका के क्वेश्चन है कि नगरपालिका का परिसीमन में क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? परिसीमन क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? नगरपालिका जो होती है उसके परिसीमन क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, चुनाव आयोग करेगा, या कलेक्टर साहब करेंगे, या विधान मंडल जो होती है जिसके अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है। तो विधान मंडल क्या होती है कि नगरपालिका का परिसीमन क्षेत्र जो उसका एरिया निर्धारण होता है उसको कौन करेगी? राज्य की विधानमंडल करेगी। आगे है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है देखना है, नगरपालिका बोर्ड जो होता है वो एक संक्रमण क्षेत्र को बोला जाता है। नगरपालिका बोर्ड संक्रमण क्षेत्र को बोला जाता है। कैसे होता है संक्रमण क्षेत्र? ये रूरल एरिया है, ये अर्बन है, इन दोनों के जो बीच का सा एरिया है ये बड़ा बड़ा शहर बनता जाता है, तो ये संक्रमित क्षेत्र होता है। इस संक्रमित क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? नगरपालिका बोर्ड बोला जाएगा। फिर ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, लघुतर क्षेत्र हो जाता है, तो उसको नगर परिषद के अंदर बदल दिया जाएगा। किसमें बदल दिया जाएगा? नगर परिषद के अंदर बदल दिया जाएगा। और अगला नगर निगम के अंदर वृहत बड़ा जो 10 लाख से ज्यादा की आबादी होती है उसको किस में बदल दिया जाता है? आपका नगर निगम में बदल दिया जाता है। और तीनों ही आपके करेक्ट आंसर, तो आपका 4 का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 60 नंबर का कि नगरपालिका में न्यूनतम कितने बोर्ड नहीं वार्ड है? वार्ड हो सकते हैं। नगरपालिका में न्यूनतम वार्डों की बात करते हैं तो 13 जो वार्ड होते हैं वो नगरपालिका के अंदर न्यूनतम वार्ड होंगे। कितने होंगे? 13 होंगे। अगला है मनोनीत सदस्य सुमेलित नहीं है, जिनका मनोनयन राज्य सरकार करती है। तो राज्य सरकार, नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषद तीनों जो बॉडीज हैं, अर्बन बॉडीज हैं, उन तीनों के अंदर कुछ लोगों का मनोनयन करती हैं। उनको देखना है कि सही कौन कौन से हैं।
तो नगर पालिका बोर्ड के अंदर 6 सदस्यों का करेंगे, याद रखना। अकेले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये ज्वाइंट में भी आ सकता है। नगर परिषद की बात करते हैं तो इसमें 8 सदस्यों का मनोनीत करती है, और नगर निगम की बात करते हैं तो इसमें 12 सदस्यों का करती है। तो आपके सभी क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, सभी बातें इसकी सही हो जाएंगी। अगला 62 नंबर का क्वेश्चन है, नगर पालिका की पदावधि होती है, नगर पालिका की पदावधि होती है पहली पहली ठीक है, पहली बैठक से 5 वर्ष तक, पहली बैठक से 5 वर्ष तक, चुनाव घोषणा से 5 वर्ष तक, आगे शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक, और कार्य संचालन से 5 वर्ष तक है। तो काफी अच्छे इसके सेट किए हैं। जो पहली बैठक होती है, चुनाव जीतने के तुरंत बाद पहली बैठक होती है, उससे लेके 5 वर्ष तक का इसका कार्यकाल होता है। बाकी ये बीच में भी शुरू के 2 वर्ष तक इसके अंदर महाभियोग मतलब वो नहीं लगता, अविश्वास प्रस्ताव, उसके शुरू के लास्ट के 2 वर्ष नहीं लग सकते, तो शुरू के अंदर 1 साल के अंदर ये लग सकता है। कौन सी धारा में वार्डों की अवधारणा का उल्लेख किया गया है? तो वार्डों का जो अवधारणा का उल्लेख है वो किसमें किया गया? धारा 10 के अंदर किया गया है। नगर पालिका बोर्ड है, बोर्ड के अंदर तीनों नाम आएंगे, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम। तो इसके अंदर 10 के अंदर किसका वार्डों का निर्धारण किया गया है? वार्डों का जो निर्धारण 10 में किया गया है, और निर्धारण कहां से होगा? आपका उत्तरी पश्चिमी जो कोण होगा, उत्तर पश्चिमी कोण जो होगा, उस कोण को 1 नंबर वार्ड डिक्लेयर किया जाएगा। 1 नंबर वार्ड का नाम कहां से स्टार्ट करेंगे? उत्तर पश्चिमी कोण से शुरू करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि नगर पालिका में वार्डों का निर्धारण शुरू होता है नगर पालिका के उत्तरी कोण से, दक्षिणी कोण से, पूर्व कोण से और उत्तर पश्चिमी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी कोने से शुरू होता है। अगला है नगर पालिका के निर्वाचन का प्रावधान कौन सी धारा में है? तो नगर पालिका के निर्वाचन का प्रावधान जो है 8, 9, 10, 10 में हमने देख लिया, 11 के अंदर है। 11 के अंदर किसका निर्वाचन का है? इसके अंदर बोला गया है कि 6 माह जो है, 6 माह विघटन के 6 माह के भीतर भीतर क्या हो जाना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए। विघटन के 6 माह के भीतर भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। अगला कह रहा है कि प्रत्येक वार्ड की निर्वाचन नामावली कौन तैयार करता है? निर्वाचन नामावली की बात आती है तो वो कौन तैयार करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ पे चुनाव करवाता है। राज्य निर्वाचन का जो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, वो क्या करेगा? आपकी निर्वाचन नामावली तैयार करेगा। आगे है निर्वाचन नामावली का आयोग, कोई अयोग्य क्या है? अयोग्य। थोड़ी सी टाइप में मिस्टेक हो रही है, धीरे धीरे सुधार होगा। निर्वाचन नामावली का अयोग्य कोई व्यक्ति कैसे होगा? कोई व्यक्ति जो है वो निर्वाचन नामावली में अयोग्य कैसे होगा? वह भारत का नागरिक नहीं है तो भी होगा, सही बात है। विकृत चित्त का है तो भी होगा, भ्रष्ट आचरण का है तो भी होगा, और सभी नहीं। तो ये सभी जो लोग हैं ये क्या होंगे? निर्वाचन नामावली के अंदर अयोग्य होंगे, ठीक है। अगला है मिथ्या घोषणा। मिथ्या घोषणा जो अपनी 15 धारा के अंदर है, कितनी धारा में? 15 धारा के अंदर है। मिथ्या घोषणा के लिए बोला गया कि मिथ्या घोषणा का जुर्माना क्या? मिथ्या घोषणा में क्या होता है कि एक तो आप सूचना जो है वो अपने कागज बनाने के लिए, मतलब सूचना जो कोई भी सूचना है जो नगरपालिका आपसे चाह रही है, वो या तो छुपाते हो या उसको झूठा बताते हो। झूठ को तो मिथ्या बोला गया है, उसी को क्या बोलते हैं? मिथ्या घोषणा बोलते हैं, ठीक है। मिथ्या घोषणा का जुर्माना कितना है? 1 वर्ष तक कारावास, बिल्कुल 1 वर्ष तक साधारण कारावास होता है। ये कौन सा होता है? साधारण कारावास है। इसके अंदर कठोर कारावास का कहीं भी जिक्र नहीं है, केवल साधारण। जुर्माना कितना होगा? न्यूनतम 2000 और अधिकतम 5000 तक होगा। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 जो है वो दोनों आपके सही हैं। अगला है कि राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय क्या है? राज्य की सर्वोच्च न्यायिक निकाय के बारे में देखते हैं तो राजस्थान हाई कोर्ट जो है वो सर्वोच्च न्याय निकाय है। सेशन कोर्ट जिले में होता है, जिला कोर्ट जिले में होता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है ये देश का है। ये किसका है? इंडिया का है। इंडिया के सर्वोच्च न्याय निकाय के बारे में बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय जिसको बोला जाता है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र कौन बनाता है? कहां पे कौन बनाता है? तो वो आपकी नगर पालिका बनाएगी, राज्य सरकार नहीं बनाएगी, निर्वाचन आयोग नहीं बनाएगी, नगर पालिका। यदि नगर के अंदर पूछ लिया जाए कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र यदि आप नगर पालिका में रह रहे हो तो नगर पालिका बनाएगी, यदि आप परिषद में रह रहे हो तो परिषद नगर परिषद बनाएगी, और यदि नगर निगम में रह रहे हो तो नगर निगम बनाएगी। आगे है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो है वो 15 सितंबर 2009 से प्रभावी हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है।
15 सितंबर 2009 से प्रभावी हुआ, लागू हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भवन संरचना में सम्मिलित है। भवन की संरचना जो है उसमें क्या सम्मिलित है? नींव भी आती है, मकान की नींव आएगी, फिर दीवारें आएंगी, फर्श आएंगी, तो सभी जो है इसके अंदर सम्मिलित है। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान में किस अनुच्छेद में संक्रमणकालीन क्षेत्र आता है? संक्रमणकालीन जो क्षेत्र है वो किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 243 ए में, 243 बी में, 243 च में और सभी में। तो किस में आता है? 243 ये में आता है। किस में आता है? संक्रमणकालीन क्षेत्र जो है वो 243 ये में आता है। अगला है नगर पालिका समितियों का गठन नगर पालिका के गठन के कितने दिनों के भीतर किया जाता है? तो नगर पालिका की जो समितियां होती हैं उनका गठन जो है, नगर पालिका का जब गठन हो जाता है उसके कितने दिनों के भीतर भीतर किया जाना चाहिए? तो वो 3 महीने का पीरियड होता है। कितना होता है? 3 महीने का पीरियड होता है, उसके अंदर आपको करना पड़ेगा गठन। ठीक है, अगला है संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कितने विषय हैं? तो आपको पता है ग्राम पंचायत के 29 हैं, ग्राम पंचायत के कितने हैं? 29 हैं। नगर पालिका के कितने हैं? 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हृदय योजना के तहत राजस्थान का कौन सा शहर आता है? तो हृदय योजना में 12 शहर आते हैं, 12 के 12 आप रट लो, क्वेश्चन यहां से एक पक्का बनेगा। तो आपका अजमेर जो शहर है वो हृदय योजना के अंदर आएगा। ठीक है, अगला है नगर पालिका का अर्थ है। नगर पालिका का क्या अर्थ है? नगर पालिका बोर्ड से है, नगर परिषद से है, नगर निगम से है, सभी से है। तो नगर पालिका में तीनों चीजें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगे? नगर पालिका बोर्ड आ जाएगी, नगर परिषद आ जाएगी और नगर निगम आ जाएगी। ठीक है, अगला है निर्वाचन नामावली उल्लेख कौन सी धारा में है? निर्वाचन नामावली का जो उल्लेख है वो कौन सी धारा में है? तो धारा 10 के अंदर निर्वाचन नामावली, ठीक है, धारा 11 के अंदर, 13 के अंदर और 15 के अंदर। तो निर्वाचन नामावली जो है उसका उल्लेख कितने में आता है? आपके 13 नंबर के अंदर निर्वाचन नामावली का उल्लेख होगा। ठीक है, अगला है नगर पालिका समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो नगर पालिका जो समिति है उसके अंदर अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 10 सदस्य जो हैं वो नगर पालिका समिति के अंदर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नगर पालिका की प्राप्तियां एवं व्यय का हिसाब रखा जाता है। प्राप्तियां और व्यय देखा जाए तो बजट ही है। क्या? बजट प्राक्कलन जिसको बोला गया है, बजट ही है ये। तो अन्य लेखा शीर्ष के अंदर भी रखा जाएगा, लेखा शीर्ष के अंदर भी लिखा जाएगा, साधारण लेखा में लिखा जाएगा, सभी के अंदर आय और व्यय का ब्यौरा रखा जाएगा। अगला है बजट 2023-24 में इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर जो है वो कितनी कर दी गई हैं? तो इंदिरा रसोइयां शुरू कितने में हुई थी? 213 नगरीय निकाय में हुई थी, धीरे धीरे बढ़ती हुई। पिछले बजट में बोला गया था कि 1000 कर देंगे, कर भी दी। अब बोला गया है कि 2000 कर देंगे। इस बजट में कितना बोला गया है? 2000 इंदिरा रसोइयों की बातें की गई हैं। ठीक है, 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। अगला है हृदय योजना कब शुरू हुई थी? तो हृदय योजना की बात करते हैं तो ये 21 जनवरी को शुरू हुई थी और 2015 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 21 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। अगला है ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। अगला है नगर पालिका बनाने के लिए उसकी न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? नगर पालिका के लिए कितनी होनी चाहिए? 20,000 लोग व उससे ज्यादा होने चाहिए, 30,000 लोग उससे ज्यादा, 40,000 लोग, 50,000 लोग। तो आपके कितने होने चाहिए? 20,000 लोग होने चाहिए। और नगर निगम की बात करते हैं तो 10 लाख से ज्यादा लोग होने चाहिए। नगर परिषद आप खुद बताओगे कि कितना होना चाहिए। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। स्मार्ट सिटी योजना के तहत राज्य के कितने जिले आते हैं? तो स्मार्ट सिटी के अंदर आपको पता ही है कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। ये तो रटा रटा है क्वेश्चन है। नगर पालिका का गठन किस धारा में उल्लेखित है? तो नगर पालिका जो है उसका गठन की बात कर रहे हैं। नगर पालिका का जो गठन है वो कौन सी धारा में है? धारा 21 के अंदर है। किसमें है? नगर पालिका का गठन जो है, क्योंकि 2 + 1 मिलके कितने बनते हैं? 3। 3 का मतलब क्या हो गया? गठन हो गया। तो 3 का मतलब क्या हो गया? क्योंकि 3 शब्द किस में आएंगे? गठन में आएंगे। 2 + 1 मिलके कितने में हो जाएगा? गठन में। ये अनुच्छेद, ये धारा पूछी जा सकती है। आगे है नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए SC/ST की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो SC/ST की क्या सभी की ही न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है नगर पालिका के लिए विशेष क्षेत्र आरक्षण होगा। विशेष क्षेत्र आरक्षण की बात की गई है, होगा, उसके लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो यदि विशेष क्षेत्र की बात करते हैं
तो उसके अंदर आपकी जो आयु आएगी वो आएगी 21 से 35 वर्ष तक। 21 से 35 वर्ष तक उसका निर्धारण किया गया है। अगला 88 का क्वेश्चन कह रहा है कि नगर पालिका चुनाव से नामांकन वापस कितने बजे तक वापस ले सकते हैं। तो नामांकन जो वापस लिया जाता है वो जिस दिन फॉर्म भरे जाते हैं, अंतिम दिन की बात आती है, तो अंतिम दिन के अपराहन जो अपराहन की बात करते हैं, दोपहर के 3 बजे तक क्या होगा, यदि कोई आदमी ने 2 या 2 से अधिक क्षेत्र के अंदर 2 वार्डों के अंदर नामांकन डाल दिया तो वो वापस लेने का उसको टाइम दिया जाता है, वो 3 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे आते हैं कि यानों ध्वनि विस्तारकों पर प्रतिबंध किस मध्यावधि में लगाया जाता है। कि यान है, ध्वनि विस्तारक है, आपके होल्डर्स लगाना है, लाउड स्पीकर से आप प्रचार कर रहे हो तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है। कौन लगाता है? ये चुनाव आयोग लगाएगा। राज्य का जो चुनाव आयोग जो है वो प्रतिबंध लगाता है। और वो कब लगाता है? जब चुनाव की घोषणा कर देता है और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तब तक लगाता है। तो चुनाव घोषणा से पूर्ण चुनाव तक ये लगाया जाता है। चुनाव के 2 दिन पहले, 24 घंटे पहले शपथ ग्रहण तक इसका कोई लेना देना नहीं है। बस करेक्ट आंसर घोषणा से लेकर चुनाव जब तक कंप्लीट होगा तब तक के लिए रोक लगाई जाती है। फिर जीतने के बाद तो आप उसका क्या कर सकते हो, कुछ सेलिब्रेशन कर सकते हो। आगे आता है कि चुनाव घोषणा से लेके पूर्व चुनाव तक पोस्टर, बैनर, होल्डर्स लगाने पर प्रत्याशी पर कितना जुर्माना। हाँ, यदि आपने उस टाइम पे लगा दिया बिना पूछे, यदि आपने उस टाइम पे, क्योंकि बंद कर दिया चुनाव आयोग ने, तो चुनाव आयोग ने बंद कर दिया, फिर आपने लाउड स्पीकर बजा के उसका प्रचार कर रहे हो तो उसके लिए आपके ऊपर कितना जुर्माना होगा? 5,000 रुपए तक का आपके ऊपर जुर्माना होगा। 6 वर्ष के लिए आप निर्वाचन के लिए अयोग्य डिक्लेयर हो जाओगे इनडायरेक्टली, क्योंकि 5 वर्ष तो वो चुनाव वाले हो गए, 1 साल अगली तो इनडायरेक्टली तौर पे आप 10 वर्ष के लिए, और वैसे आप 6 वर्ष के लिए निर्वाचन के लिए अयोग्य हो जाओगे। तो आपके करेक्ट आंसर दोनों हो जाएंगे, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है नगर पालिका सदस्यों के लिए निर्भरता में क्या शामिल है। नगर पालिका जो सदस्य हैं उसकी निर्भरता में क्या शामिल है? निर्भरता उसकी अयोग्यता में, नैतिकता के आधार पे 6 वर्ष या इससे अधिक के लिए कारावास, नैतिक आधार पे उसकी नैतिकता से नीतियां खराब हैं, उसकी भ्रष्ट आचरण का है, 5 वर्ष तक कारावास रहा है या इससे ज्यादा समय तक रहा है, वो भी क्या नहीं कर सकता, नगर पालिका का सदस्य नहीं बन सकता। कोई लाभ के पद पर, यदि कोई लाभ के पद पर है वो भी नगर पालिका का सदस्य नहीं बन सकता। तो आपका करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा। अगला 93 का जो क्वेश्चन है वो है नगर पालिका में किस तिथि के बाद 2 बच्चों से अधिक के माता पिता चुनाव के लिए अयोग्य हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? अयोग्य हो जाते हैं। तो नगर पालिका में किस तिथि के बाद 2 बच्चों से अधिक के जो माता पिता हैं वो चुनाव के लिए अयोग्य हो जाते हैं? तो वो कौन सी थी? वो थी 27 नवंबर 1995 के बाद। यदि किसी के तीसरी संतान हुई है, तीसरी संतान में कौन नहीं आएगा? जैसे मान लो किसी के पहली डिलीवरी में 1 बच्चा हुआ, दूसरी के अंदर 3 हो गए, तो वो 1 ही काउंट होंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद यदि वापस होते हैं तो एक डिलीवरी में कितने भी बच्चे वो 1 ही काउंट होगा, एक डिलीवरी 1 बच्चा ही काउंट उसका माना जाएगा। तो 27 नवंबर 1995 के बाद में यदि तीसरी डिलीवरी, तीसरा बच्चा नहीं हुआ, यदि हो गया तो वो अयोग्य रहेंगे। आगे है नोटा पर किसका निशान लगा होता है? नोटा जो होता है उस पर किसका निशान लगा होता है? निशान की बात करते हैं नोटा पे कि किसका निशान लगा होता है, तो ब्लैक क्रॉस लगा होता है। कौन सा लगा होता है? ब्लैक क्रॉस लगा होता है, काला क्रॉस नोटा के ऊपर लगा होता है। अगला है नगर पालिका चुनाव में धारा 29 के तहत किन आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता? धारा 29 के तहत जो है वो किन आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता? तो धर्म के आधार पे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मूलवंश के आधार पे भी नहीं किया जा सकता। भाषा, जाति और समुदाय, तो इसके अंदर सारी आएंगे। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, ये क्वेश्चन यहां से टपकेगा। धर्म के आधार पे, मूलवंश के आधार पे, भाषा के आधार पे, जाति और समुदाय के आधार पर आ जाएगा आपका। चारों करेक्ट है। नगर पालिका के निर्वाचन मामले संबंधी कौन सी अधिकारिकता सिविल न्यायालय को नहीं है? आपको पता है कि ऐसा बोला गया है कि नगर पालिका का जो कोई भी चुनाव हो, वार्डों का निर्धारण हो, नामावली तैयार करना हो, तो इस टाइप के कोई भी मामले जो है आपके किसी भी सिविल न्यायालय में प्रसंगत नहीं होंगे। तो निर्वाचन नामावली तैयार करते हैं, वार्डों में बांटना का मामला हो, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण हो, ये सभी जो है उसके अंदर कोई भी सिविल न्यायालय इसके अंदर
आ नहीं सकता, या हम लोग सिविल न्यायालय के अंदर नहीं जा सकते। निर्वाचन याचिका की बात करते हैं। निर्वाचन याचिका की जो बात करते हैं, लगाने का समय निर्धारित किया गया है कि आप निर्वाचन याचिका जो है वो चुनाव की प्रक्रिया के आधार पे, यदि आपको कोर्ट में जाना पड़ रहा है, संबंधित जिला कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, तो आप कितने दिन के अंदर अंदर वो याचिका लगा सकते हो? तो आपको चुनाव संपन्न के 30 दिन बाद में ये याचिका लगानी होगी। 30 दिन बाद में, या 1 महीने का भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं घुमाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि 6 अगस्त 2022 को शुरू इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम मासिक आय पूछा गया है। व्यक्ति की पूछा गया है कितनी होनी चाहिए। इसमें आपको कितने रुपए का लोन मिलेगा? 50,000 रुपए का। आपको 12 से लेकर 18 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा? वो लोन को चुकाना पड़ेगा। तो 15,000 रुपए से कम यदि व्यक्ति की पारिवारिक मासिक आय है उसको मिलेगा। यदि परिवार की बात कर रहे हैं, परिवार की, ये तो व्यक्तिगत आय 15,000 से कम होगी, परिवार की बात कर रहे हैं तो 50,000 से कम होनी चाहिए। 50,000 से कम पूरे परिवार की वार्षिक मतलब मंथली आय होनी चाहिए। और यदि व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं तो 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए, तब उसको 50,000 रुपए का लोन आपको मिल जाएगा। आगे है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहां पे है? राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहां पे है? अपने जयपुर के अंदर है। कहां पे है? जयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है कि जिला निर्वाचन अधिकारी की शक्ति और कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो धारा 17 के अंदर किया गया है। ठीक है दोस्तों, अपने पेपर को आपने देखा, इसके ऊपर आप एनालिसिस कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। यदि आपको कुछ ठीक लगा, अच्छा लगा, तो उसके लिए आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। बाकी इसके अंदर 100 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये अपना पहला पेपर है। यदि अपन जैसे बात करते हैं तो अपने क्या आएगा? 80 का जीएस आएगा, जनरल स्टडी आएगी, और 40 का नगर पालिका अधिनियम जो है वो कब का आएगा? 2009 का आएगा। इस टाइप से अपने 180 क्वेश्चन आएंगे। तो 180 क्वेश्चन हमने इसके अंदर 100 क्वेश्चन पेपर जो पेपर है वो सेट किए हैं। और अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला जो क्वेश्चन पेपर अपना जो आएगा उसके अंदर आपको कंप्लीटली 120 मिलेंगे। ये स्पेशल जो है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग से छाटे गए हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।